महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह जी को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और इसके साथ ही साथ जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि महेंद्रगढ़ और भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह जी का स्वागत करेंगे और उनका आभार व्यक्त किया जाएगा। उनकी उपस्थिति ने आज इस मंच को और ज्यादा खुशनुमा बनाया है और आज के इस मंच को और भी ज्यादा आप लोगों के लिए राजनीति से जुड़कर विश्लेषण करने का एक मौका दिया है। और इसी के साथ साथ अब ये मंच जो है वो पूरी तरह से हम लोग जिस तरह से देख पा रहे हैं कि सारी तैयारियां हो गई हैं और चूंकि यहाँ पर महेंद्रगढ़ की जनता भी है जो कि अपने प्रतिनिधियों को सुनने के लिए काफी ज्यादा बेताब होगी कि आखिर उनके जो प्रतिनिधि हैं वो विकास के लिए क्या कुछ सोचते हैं, क्या रणनीति है उनकी और किन किन विजन को लेकर आगे के वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब मंच ले लेता हूं दीपिका कुछ देर के लिए, कुछ सवाल हो जाएं। और ओम प्रकाश यादव जी पूर्व मंत्री और विधायक भी हमारे बीच में हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। आरपीएस स्कूल से मनीष जी भी हैं, उनके लिए भी एक बार स्वागत कर दीजिए। और सांसद साहब भी हमारे साथ हैं। सांसद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? यहीं से सामने से ही जैसे वो पार्लियामेंट में बोलते हैं वहीं से होता जी माइक। लेकिन इससे पहले मैं एक एतराज उठा लूं। जी उठाइए। मैंने मैच फिक्सिंग लगा। कैसे? प्रश्न तो सही पूछे जा, अगर उल्टे सीधे ये तो ऐसा लगा कि पहले बता दिया, सिर्फ ये बात बतानी है, ये जवाब देना है। चलो आपसे पूछेंगे फिर। मुझे लगा मुझे नहीं पता क्यों लगा मुझे। आपसे शुरू करता हूं मैं। आप 3 बार के जीते हुए सांसद हैं, लेकिन एक जो धार्मिक आस्था है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मुझे ये बताइए आप टिकट मिलने के बाद पहले खाटू श्याम जी के दरबार में जाते हैं या जीत के बाद, नतीजों के बाद जाते हैं? ये सवाल मेरे काफी दिनों से मन में था, कई इंटरव्यूज तो मेरे हुए, पूछने का मौका नहीं मिला मुझे। केवल राजनीतिक आदमियों के लिए सहारा नहीं है, बताइए ना। हर आदमी के लिए है। जो भी जाते हैं लाखों भगत जाते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। टिकट के बाद जाते हैं, नतीजों के बाद? टिकट से पहले भी, बाद में भी, रिजल्ट से पहले भी, रिजल्ट के बाद भी, जब भी मौका लगे। तो टिकट का क्या बीजेपी में ऐसा होता है कि खतरा बना रहता है? कुछ ऐसा कोई खतरा होता है कि टिकट पे जब लगता है कि तुरंत हो गया, अभी चलो राहत की बात आ गई? ऐसा है, मैंने 2 बार पार्टियां बदली हैं। एक बार जब हम लोकदल में थे तो राजीव जी जिंदा थे, हमारे को बुलाया, पहले तय किया, उस वक्त के कांग्रेस के प्रधान, उस वक्त के मंत्रियों को बुलाया कि हम इनको टिकट दे रहे हैं चारों को, तुम्हें कोई एतराज है तो बताओ, मैं इनको शामिल बाद में करूंगा, पहले ये टिकट घोषणा करूंगा। इस बार भी हम आज से 11 साल पहले जब 2014 में बीजेपी में शामिल हुए तो टिकट नहीं, हमें पहले बिल्कुल बाकायदा इसी प्रकार से शामिल किया था, वही तरीका। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं टिकट के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती हो। एक बात और धर्मवीर जी के लिए फेमस है, चाहे सोना से चुनाव लड़वा दीजिए, चाहे बंसीलाल के उस गढ़ में भी जब बहुत ज्यादा लोग नहीं हुआ करते थे विरोध में, उस समय भी आपका एक कहते हैं ना कि लोहा लेने की एक क्षमता थी और सोहना की जीत आपकी कोई भूला नहीं है। और इस बार के जो महेंद्रगढ़ भिवानी के नतीजे थे, क्या एमपी साहब इस बार थोड़े हालात टफ थे, थोड़ा डर था? लेकिन मुझे आपका वो बयान भी याद आता है, आपने बकायदा पर्ची पर मार्जिन लिख के बता दिया था कि भाई इतने से जीतूंगा। बिल्कुल। और लोग तो पता नहीं, और लोग तो मार्जिन में 3 से जीतूंगा, मैं 4 से जीतूंगा, जो 3 से हार रहे थे वो भी 3 लाख से जीत कर रहे थे। हमने बता दिया था कि नहीं, हमारा मार्जिन इतना है। जहां तक आप जाति की, दक्षिणी की, पूर्वी की, उत्तरी की बात करते हो, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। दूसरा ऑब्जेक्शन आपका यही था कि भाई साउथ हरियाणा मत लिखो, इसे पूरा हरियाणा लिखो। अब आप थोड़े देर पहले अभी स्टेज से बोल रहे थे, आपके ये जाति की बात भी, इलाके की बात भी, अरे कहाँ है? जिस जाति में मैं समझ रखता हूं वो तो मैंने हरा रहे थे, जिसमें मैं समझ नहीं रखता वहां मेरे को जीत मिली है। इनका कहने का मतलब है भिवानी से आप हार के आए और महेंद्रगढ़ ने आपको जिताया। मैं 2014 में भी वहां से 5000 वोटों से हारा था, उन 2 जिलों से। इस बार भी मैं वही 5000 से उन 2 जिलों में हार के नहीं आया था। जहां तक जाति का संबंध है, मेरे को यहां से अच्छी बढ़त मिली
और वो मेरे वहां जाट बेल्ट में रावदान सिंह जो हमारे दोस्त हैं वहां से जीते, वो 5000 से। तो जातीय समीकरण मैं तो नहीं रखता। जात पात इस देश में नहीं है, केवल स्वार्थी लोग करते हैं। दान सिंह साहब तो महेंद्रगढ़ से खुद की अपनी विधानसभा से भी हारे, और न सिर्फ लोकसभा बल्कि फिर विधानसभा में भी चुनाव हारे। देखिए, आपको मैं एक छोटी सी बड़ी मेरी तरफ से बताना चाहता हूं। इस देश की जनता, प्रदेश की जनता, हम कितने समझदार बन जाएं, हमारे से बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा। नंबर एक, वो डिक्टेटर को पसंद नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी के बाद वह डिक्टेटरशिप दिखाई और उसको लगा कि सारी जनता तेरे साथ है, लेकिन जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए तो वो धराशायी होगी। याद करो, अगर मैं गलती पर ना हूं तो। जिस जिस चीज ने भी डिक्टेटरशिप दिखाई अपने आप में कि मैं थानेदार, मरोड़ निकाल दो। मरोड़ काटने वाले, चाहे विधानसभा के कैंडिडेट हो चाहे लोकसभा के हों, आप चारों तरफ नजर मारो, लोग हैं वो बहुत गहराई से देखते हैं। आप तो मरोड़ में रहते नहीं, ये मुझे पता है आपका। हमेशा मैंने 87 से पहले बंसीलाल से ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता था। जिन नहरों का आप जिक्र करते हो, लिफ्ट इरिगेशन का जन्मदाता था बंसीलाल हरियाणा में। लेकिन 87 में भी बार बार भी क्यों आ रहे? क्योंकि वो थानेदार थे। लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। आप केवल सामाजिक तौर पर अगर आपका व्यवहार ठीक है तो आपको बार बार लेके आएंगे। अगर आपने कर दी थानेदारी तो इंदिरा गांधी जैसे बड़ा हाल हो जाता है। ये थानेदारी के चक्कर मैंने चौधरी देवलाल को देखा, सामाजिक आदमी थे। उनके विपरीत चौटाला साहब मरोड़ काटने के चक्कर में थे। देवलाल को सबने ठीक माना, चौटाला को फिर दफ्तर में बिठा दिया। इसलिए तो ज्यादा बार तो फिर ओम प्रकाश चौटाला सीएम रहे ना प्रदेश के, 3 से 4 बिल्कुल। वो अरे यार 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ये क्या मतलब हुआ? अगर वो दूसरी बार जीते तो भी बीजेपी के सहारे से सरकार बनी। सही मायने में अगर देखोगे तो भूल जाओ, सोशल होना सबसे जरूरी है। इस प्रदेश और देश की जनता को आपने कई बार देखा है। तो फिर ये मैं मान सकता हूं, ये आपसे पूछना उचित रहेगा, जब क्या कुछ आपके सांसदों में, क्योंकि रेशो जो 19 में था 24 में बदल गया, कहां तो एक तरफा जीत हुआ करती थी लोकसभा में भी, लोकसभा की बात करूंगा, और जब 24 का चुनाव आया तो रेशो 5-5 हो गया। 5 तो कांग्रेस के भी आगे और 5 बीजेपी के आगे। ऐसा है, इस देश की जनता को समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है। ये सबक चौधरी देवलाल के भी होते थे, ये सबक चौधरी देवलाल के होते थे, बहका लो समझाओ मत। मुझे याद है राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ हरियाणा पंजाब के बीच क्षेत्र और पानी के बारे में। जो विरोध पंजाब ने करना चाहिए था उसका विरोध हरियाणा की जनता ने किया। हम भी साथ थे लोगों को बहकाने में। 85 में पंजाब, उस वक्त के प्रदेश के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी ने सभी सरपंचों को उस पंजाब के क्षेत्र में ले जाके दिखाया कि आपकी नहर बनने लग रही है, 10% बाकी है, तुम इस नहर को बनने दो। लेकिन लोगों को बहका दिया। विरोध करना था पंजाब ने, कराया हमने। आज 40 साल के बाद भी देश प्रदेश की सारी पार्टियां, जिसमें हम भी शामिल हैं, अब हमारी केवल एक डिमांड है कि नहर बनवाओ। उस वक्त रोकी किसने? हमने रोकी। कौन था रोकने वाला? हमारा वर्गा का तो दाव लग गया, एमएलए बन गए, लेकिन जनता का नुकसान होया कि नहीं होया? इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के नाम से, कुछ और नामों से इस देश की जनता को ऐसा बहकाया, बहक गए। अब उनका समझ में आ गई कि हम तो गलत बहक गए। एक सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, और ये थोड़ा सा पर्सनल भी है। भाई पहली बार जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार जीते, एक जाट लीडर के तौर पे भी, और आप कहते हैं कि मैं जाट नहीं मानता, मेरी तो भिवानी और महेंद्रगढ़ से ज्यादा मिलती है, चलो मान लेता हूं इस बात को। एक लगता नहीं है कि जब 3-3 बार के सांसद रहने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह को भी मौका मिलना चाहिए था मंत्रिमंडल में कम से कम एक बार, क्योंकि जीत भी और कई बार विपरीत परिस्थितियों में भी जीत आपने दर्ज करके दिखाई। ये मलाल कहीं दिल के कोने में तो होगा या दबा चुके हैं? ये दूसरे लोगों की सोच है। क्या सोने में जाट थे? वहां तो जाट नहीं थे। जाति की बात फिर आप गलत कर रहे हो। चलो तीसरी बार के सांसद लगा लो। ठीक है, मैं तीसरी बार का सांसद हूं, 4 बार मैं प्रदेश में विधानसभा में रहा हूं।
अगर मैं 7 बार बढ़ने के बाद भी मेरा पेटा नहीं भरता, फिर भी मैं चाहूं कि मरने झंडी दो। मंत्री का कोई मलाल अरे तो यार नहीं? नहीं, बिल्कुल 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। आत्मा से, मन नहीं, आत्मा से। इस प्रदेश में सारी 10 सीट 3 वजीर इस हरियाणा प्रदेश के बांटा रहे हैं, फिर भी हमारा पेटा नहीं भर रहा। अरे इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे पास तो जो जिम्मेवारी है, ईमानदारी से हम उसको निभाना चाहते हैं। और जिन लोगों की इच्छा है कि मैं बार बार जीतूं, मैं बार बार मंत्री बनूं, बार बार मरूं, वो उनको मुबारक, मैं इसी से खुश। फर्क कितना होता है एक सांसद के तौर पर अपने क्षेत्र का विकास करवाने में? ये तो होता होगा ना, जो जनता जाने की महेंद्रगढ़ की बैठी है, खासतौर से भिवानी मेरे तक भी से पहले विधायक जी ने बड़ा स्पष्ट बता दिया, 2014 से पहले का हरियाणा, 2014 से पहले का भारत, सड़क का मामला हो, रेल का हो, जहाज का हो, पानी का हो, एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, एक चीज नहीं, सारी चीज। सारे देश में माननीय मोदी जी ने अटल भूजल योजना चालू करी, हर जगह जोड़ तालाब नए चालू करे, प्रदेशों को पूरा पैसा दिया कि नहरों को दोबारा बनाओ, नहरों को दोबारा बनाओ। पीने के पानी के लिए हर घर में नल और जल के हिसाब से पाइपलाइन लोहे की बिछाओगे, प्लास्टिक की, सीमेंट की नहीं होंगी। और ये केवल हरियाणा नहीं, सारे देश में। हेल्थ में देखोगे, मेरी लोकसभा में छोटे छोटे 3 जिले हैं, दादरी तो बहुत छोटा जिला है, बिल्कुल 2 विधानसभा हैं, वहां पर भी मेडिकल कॉलेज, भिवानी में भी मेडिकल कॉलेज, महेंद्रगढ़ जिले में भी मेडिकल कॉलेज। इसी प्रकार से एजुकेशन में 10 किलोमीटर के बाद लड़कियों के कॉलेज। शिक्षा के देखोगे, कहीं IIT है, कहीं ITI है, कहीं फलां है। हेल्थ में देखोगे तो कहीं एम्स पार्ट 2 है। जिस प्रकार का काम सारे देश में, मेरे क्षेत्र में जितना हुआ है, मैं 4 दिन पहले कालका के पास वहां रुका हुआ था, मैंने अटेली आना था और मैं ये सोच के चला था 5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे 40 मिनट में मैं अटेली पहुंच गया। क्या पहले पहुंच पाते थे? आप यहां से गुड़गांव दिल्ली जाके देखो कितना टाइम लगता है। टाइम दो, उससे पहले पहुंच जाते हैं। एक दिन सीताराम जी बैठे, पूछ के देखना। मैं मन- 3 घंटे में आ गया फरीदाबाद मन से। में यूं कहने लगे कि धर्मवीर तेरे तो बहनी चाय पीऊंगा, मैं चंडीगढ़ चालू हूं, वहां आ जा, बाट देखूं तेरी। तो ये कहीं जींद के पास थे। थोड़ी देर में टेलीफोन आया, बोला तो मुन्नत बेरा को लगा भिवानी कोट बगाव में तो दादरी क्रॉस कर गया। यार ये हालात हैं कि नहीं है? जहां पैरेलल 2 नेशनल हाईवे हों। और दूसरा क्या समय था, हम 2014 में लड़ा थे तो भिवानी तांदोड़ी 3 घंटे तो हमने नारनौल के लग गया करते। आपको नहीं दिख रहा? पहली दफा प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से सोच समझ के, और स्टेट में भी पॉलिसी माननीय मनोहर लाल जी ने, कोई कहे ना कहे, चाहे वो नौकरी की हो, तबादले की पॉलिसी हो, फैमिली की ID हो, आधार हो, PPP मॉडल, एक ऐसी व्यवस्था कर दी प्रदेश में। और आज के मुख्यमंत्री वो रात दिन सोते ही नहीं, उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं। उसका रिजल्ट ये है, आज जड़ता बड़ता बेसिक में बोली जाओ, लेकिन बीजेपी का कोई अल्टरनेट नहीं छोड़ा इस देश प्रदेश में। इन दोनों चीजों में एक सवाल है। शुरुआत में जब मनोहर साहब जो चीजें कर रहे थे, मुझे आप मना नहीं कर पाएंगे, विधायकों ने, सांसदों ने, तमाम लोगों ने विरोध किया, और ये कहकर विरोध जताया जाता था कि भाई हमारी तो कोठी खाली हो जाएगी, हमारे पास कौन पर्ची लेके मैं आएगा। भी कनिया था, आप भी कहनिया थे? मैं भी कनिया था। शुरू में मैं भी कहूँ था, ये कर दिया हमारा कण को नौकरी कौन ठल्ला दंदा। लेकिन बाद में जब वो रिजल्ट आए, हमें हैरान रहे कि यार इससे बढ़िया काम तो हो ही नहीं सकता। हम खुद कह रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पॉलिसी माननीय मोदी जी ने सारे देश में लागू करी, और उसका फायदा हमें बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से कैसे काम हो सकता है। पहले की सरकारें अपने अपने क्षेत्र में काम करवाती थी, मेरा क्षेत्र, मेरा लोकसभा, मेरी विधानसभा, जिले वाइज। और अब सबका साथ सबका विकास। जितना काम अम्बाड़ा में है उतना महेंद्रगढ़ में मिलेगा, जितना रोहतक में है उतना नांगल चौधरी में मिलेगा। अफसरशाही हावी होने के तो आरोप लगते हैं अब भी सरकार और पे। दूसरी चीजें नहीं, संविधान की जब ओथ लेते हो तो संविधान के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। सिफारशी तंत्र विकसित देशों में नहीं है कि सिफारिश पर बदली कर दो, सिफारिश पर डॉक्टर को टेलीफोन करोगे, सड़क के करोगे, और जब योजनाओं के हिसाब से पैसा लगेगा सिफारिश की जरूरत ही नहीं।
ना अफसर की जरूरत, ना एमएलए एमपी की जरूरत। यानी ये देश अगर 2047 तक विकसित देश बनाना है तो मात्र योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे तो ही देश आगे बढ़ेगा। एक आपने छेड़ ही दिया हरियाणा का, फिर मैं आपके क्षेत्र पे और पूरी आपकी लोकसभा पर आऊंगा। एक सवाल का जवाब जरूर देते जाइए, सब मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। नायब सिंह सैनी साहब मिलनसार व्यक्ति हैं, उनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला साहब क्या कहते हैं कि भाई उड़न खटोला से नीचे नहीं उतर रहे, हंसी मजाक करते रहते हैं, हंसी मजाक से काम चलता नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बेकार व्यवस्था हो चुकी है, यमुनानगर की देख लीजिए, बाकी जगह देख लीजिए, जो ठेके होते हैं आबकारी वाले वो नहीं उठ रहे, रोज मर्डर हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का दिवाला निकल चुका है प्रदेश में। ये विपक्ष लगातार बार बार आप लोगों की सरकार से पूछ रहा है, जिस सरकार की आप पीठ थपथपा रहे हैं। ठीक है, 142 करोड़ का देश, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर आदमी बहुत जल्दी में है कि मैं भी पैसे कमा लूं, बगैर काम करे मुझे कैसे मिलेगा, इस मेरा हक, उसी का नतीजा है। और उसी का नतीजा आप हिंदुस्तान में नहीं देख रहे, पाकिस्तान हो, यूक्रेन हो, रूस हो, कितने देश हैं एक दूसरे को ऊपर अटैक करके धाराशाही कर रहे हैं। ये हो दौड़ लगी हुई है दुनिया में, उसके बावजूद ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से हम फिर भी बचाव कर पा रहे हैं। हाँ, ये सही है कि कुछ एक जगह कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इस प्रकार की शिकायतें हैं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस प्रदेश का डीजीपी मिस्टर कपूर मैं मानता हूं सबसे ईमानदार और मजबूत अधिकारियों में से है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि कई बार हम पॉलिटिकली बहुत गलत निर्णय लेते हैं, और मैं खुल के कहना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों हिसार में पुलिस की गलती नहीं थी, पुलिस के ऊपर अटैक किया जाता है, और उसी अटैक के बाद जब वो गिर जाता है तो पुलिस पर ही कार्रवाई कर बैठते हैं हम, पुलिस डिमोरलाइज होता है ऐसे ही। मुझे आज भी याद है, जब मैं मंत्री था तो मेरा एक गनमैन होता था, मेरा नाम था नरेंद्र। वो जींद में इसी प्रकार से एक मोहल्ले के अंदर झगड़ा हो गया जी, और वो रात को फोर्स लेके चला गया, खुद वो थानेदार था, ऊपर से किसी ने ईंट मारी, वो एक्सपायर हो गया। अब फोर्स को अगर डिमोरलाइज करोगे कि तू क्यों गया, एक तरफ हमने भेजने पड़ते हैं और दूसरी तरफ हम उनको डिमोरलाइज कर बैठते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं करप्ट अधिकारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो अनएफिशिएंट है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस का कंप्लीट मनोबल अगर गिरा दोगे तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा। 11 साल करीब करीब हो चुके हैं, साउथ हरियाणा की बात हो रही है, लेकिन मैं पूरी लोकसभा की आपसे जरूर सर बात करना चाहूंगा। कई बार मुलाकात दिल्ली कोठी पे होती है और आप बेबाकी से तमाम बात भी रखते हैं। क्या धर्मवीर जी ने अब तक दिया है बतौर सांसद इस क्षेत्र को, इस लोकसभा को, और क्या देने की योजना है? क्योंकि कोई ऐसा सेशन नहीं जाता जहां आप कुछ ना कुछ सवाल ना लगाते हो। हम केवल, हमारी जो सोच है वो दो प्रकार की है। हम एनसीआर रीजन में हैं, हमारी गुड़गांव फरीदाबाद की तुलना में जमीन सस्ती है, यहाँ बहुत आने वाले समय में, क्योंकि कनेक्टिविटी सड़क और रेल की हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियल हब कैसे बने, चाहे वो लॉजिस्टिक हब हो या हमारी साथ में खुडाना के अंदर जो हमने मंजूर करवाया था, जो इसके अभी तक हम चालू नहीं कर पाए, इसी प्रकार की कोशिश हमारी होगी कि इंडस्ट्रियल जोन पूरी तरह से आईएमटी बन के तैयार हो, लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि रोजगार के अंदर हमें केवल और केवल दिल्ली नेशनल कैपिटल है, एयरपोर्ट है, रेलवे कनेक्टिविटी हमारी बंबई से भी बहुत ठीक होगी, उत्तरी भारत का 5 प्रदेशों से यहाँ से सामान ले जा सकता है। यहाँ इस प्रकार की इंडस्ट्री लाने की हम सोचेंगे जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिले। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तेजी से बढ़ता है तो वही जमीन के रेट 4 गुना बढ़ जाते हैं। जो जमीन इंटीरियर में है वो आपको अगर 20 लाख रुपए किला मिलेगी तो हाईवे के ऊपर जाओगे तो 2 करोड़ रुपए रेट हो जाता है। लोगों को हमने आगे बढ़ाना है, और एजुकेशन के नाम पर मैं ये मानता हूँ मेरी लोकसभा क्षेत्र सबसे ज्यादा टैलेंट है यहाँ, सबसे ज्यादा। इसलिए आप देखोगे फौज में भी इस इलाके के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, रक्षा के नाम पर, खिलाड़ी के नाम पर, किसान जो खेती पैदा करता है उसके नाम पर, और एजुकेशन में हमारे बच्चों के नाम पर। पिछले कई साल से जिस प्रकार से केवल सरकारी स्कूल नहीं,
प्राइवेट सेक्टर के भी जितने हमारे यहाँ स्कूल हैं और जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करवाते हैं वो, उसी का नतीजा है कि हम टॉप के एरिया में जाते हैं। हमारा नाम दक्षिणी भारत में भी कहीं ना कहीं ऊपर चला जाता है। इन स्कूल के जो हमारे साथी पूरी तरह से जो लगनशील हैं, और मैं तो मानता हूं सरकारी स्कूल की तुलना में प्राइवेट स्कूल जहाँ ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं। घर का कोई ऐसा बच्चा नहीं जो स्कूल में ना जाता हो। 2-3 योजनाएं जो अभी आपने इस क्षेत्र के लिए, इस लोकसभा के लिए सोच रखी हो, वो भी आपके माध्यम से पहुंच जाए लोगों तक। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इंडस्ट्री के ऊपर, ताकि लोगों को रोजगार मिले। उसके लिए क्या करेंगे? कोई मदर यूनिट लाने की कोशिश करेंगे? हाँ, पूरी कोशिश है हमारी। कोऑपरेटिव सेक्टर की मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिले, कोऑपरेटिव में जैसे दूध की मिल जाए हमें। हमारी यही कोशिश है कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज लेके यहाँ पर आए। और बड़े बड़े व्यापारी इस क्षेत्र के, कोई बंबई रहता है, कोई सूरत रहता है, कोई राजकोट रहता है, कोई कलकत्ता रहता है, हम उनसे भी मिलते जुलते रहते हैं। उनके लिए हमारी एक छोटी सी अधूरा काम है। उम्मीद करता हूं कि वो अधूरा काम इसमें हमारा पूरा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो द्वारका रोड है गुड़गांव में, एयरपोर्ट के पास जो जाता है, उससे कनेक्टिविटी अगर हमारी बाढ़ तक आ जाए तो हम नेशनल हाईवे से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी इस क्षेत्र की सारे की। उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से अगर कनेक्टिविटी मात्र 1.5-पौने-2 घंटे में होगी तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। एक सवाल सर साउथ हरियाणा पे ले ही लीजिए। साउथ हरियाणा का जिक्र है। साउथ हरियाणा को भाजपा पसंद है, या फिर कहें भाजपा की तीसरी बार की सरकार का जो पिलर है वो साउथ हरियाणा के बिना कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसा गढ़ बन चुका है, यहां के दम पर लगातार सरकारें बनती हैं। और भाजपा की सरकार तो खास तौर से अगर साउथ हरियाणा साथ ना दे, ये राव साहब भी अपने मंचों से साफ तौर पर कहते हैं, क्योंकि विधायकों की संख्या इस तरह की है। ये ऐसा क्या खास है कि जो बीजेपी का गढ़ साउथ हरियाणा लगातार और हर बार मजबूत होता जा रहा है? इस हरियाणा में 2 प्रकार की मिट्टी है। दूसरे डाल के तो मिट्टी को अलग रूप लेते हैं, मैं दूसरी तरह लेता हूं। एक है नरम मिट्टी, एक है काली और सख्त मिट्टी। और सख्त मिट्टी में हमेशा सख्त आदमी पैदा होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी टाइम पर एजिटेशन कर लेते हैं, नकारात्मक सोच ले आते हैं। ये जो नरम मिट्टी हमारी दक्षिणी हरियाणा में, यहाँ का आदमी भी नरम मिलेगा, देश भगत मिलेगा, राष्ट्र के विकास के लिए सोचता है, इसलिए इन्होंने सारे ने बीजेपी के हक में जाते। सोनीपत, रोहतक, हिसार सबकी हार का आपने नरम मिट्टी और गर्म मिट्टी मैंने मिट्टी का रूप बताया। आपका राजनीति में कई लोगों से वास्ता रहा है, कई लोगों के साथ आपने कहा अलग अलग दलों की राजनीति की, और सोहना वाली भूल मैं जो आपकी जीत थी मैं उसे भूलता नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और थोड़ी सी इंग्लिश से जोड़ देता हूं, बेस्ट बड़ी कौन है, बेस्ट दोस्त कौन है राजनीति में चौधरी धर्मवीर सिंह जी का, जो लगातार सालों से आपके साथ चला आ रहा है, और सबसे भरोसेमंद साथी राजनीति में चौधरी धर्मवीर सिंह जी का कौन है? मेरा राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है। मैं दोस्त नहीं, मैं कहता कोई दुश्मन नहीं है। सोना से जो जितने मेरे खिलाफ लड़े थे उनसे मेरी बहुत बढ़िया, मेरे सामने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई रहा हो। दान सिंह साहब से बढ़िया आपकी आज भी है। ये राव बहादुर सिंह मेरे खिलाफ लड़े थे, आज मेरी इनकी उनसे भी बढ़िया है। कभी बंसीलाल परिवार की मेरी कभी नहीं बढ़ती थी, आप किरण हो, श्रुति हो, मेरी बहुत बढ़िया है। स्वागत किया मेरी लोकदल वालों से सभी से बढ़िया है। मुझे कोई आदमी नाम नहीं आता जिसने मैं यूं कहूं कि मेरे यू खिलाफ सर मैं इसके खिलाफ हूं। तो सारे दोस्त हैं। सबसे बेस्ट कौन तो होगा? मैंने सबसे बेस्ट मैंने बता दिया ना, जब मेरी सोच ही नकारात्मक नहीं है। मेरे लिए सारे अपने दोस्त हैं। मेरे दिमाग में एक नाम है, बताओ। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ, बताओ। मेरे हिसाब से तो 2 दुख सुख के ऐसे साथी हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, हाथ में हाथ मिला के। मैं राव साहब का नाम ले रहा हूं, राव इंद्रजीत साहब और चौधरी धर्मवीर सिंह जी। इनकी दोस्ती ऐसी है जिसमें कभी कोई दरार नहीं आती और बहुत मजबूती से एक दूसरे के साथ चलती। अगर आप सही ईमानदारी से पूछोगे, आज के दिन मैं और राव साहब सबको पता है कि हम अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक समय दूसरा भी था, मैं बता देता हूं, मुझे कोई हिचक थोड़ी है। जब हम कांग्रेस में थे, उससे पहले हम लोकदल में थे, तो लोकदल में मेरी नरवीर की दोस्ती थी, लोकदल में। उसके बाद जब हम कांग्रेस में थे तो हम इकट्ठे मीटिंग करते थे राव साहब के फार्म हाउस पर।
और वो मीटिंग होती थी जिसमें वीरेंद्र सिंह भी, हुड्डा भी, राव साहब भी, सारे के भैया सरकार बनेगी कांग्रेस की, ये बात है 2000 के आसपास। इसलिए हमने राजनीति की ताकत इधर लेके आनी है। लेकिन वो मुख्यमंत्री क्योंकि हुड्डा साहब बन गए फिर, और मेरे को बाडड़ा से जब चले भेज दिया सोना, जब मेरे को बाडड़ा से सोना भेज दिया तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं सोना जा रहा हूं क्या। मुझे डेट भी याद है, 25 तारीख लास्ट नॉमिनेशन की डेट थी, और 25-24 की रात को मेरे को 11 बजे बताया कि एक दिन बाकी है, सोना से फार्म भरोगे। और मैंने वहां जाके, मतलब सोना के गांव का नहीं पता था, मैंने सुबह सुबह फिर राव साहब से टेलीफोन किया कि राव साहब मैं मिलना चाहता हूं। बोले धर्म के फायदा मिलने का, मैं तो तेरे खिलाफ हूं। मैंने कहा जी मेरा फर्ज बनता था, मैंने टेलीफोन कर किया है। बिल्कुल सही बात है। ना तो उनने पूछी तू कैसे आया, उनका दिमाग में थी कि धर्मवीर हुड्डा का कहने तो आ गया। मेरी उनकी 3 साल कोई बात नहीं हुई। एक दिन हम शिमला बैठे थे, वो भी जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, तब वो दोनों की बात खुली कि तू कैसे आया। मैंने कहा मेरे को तो हराने खातिर भेजा था। अरे बोले मन ने सोची तू मेरा दुश्मन आ बैठा, मेरे आदमी टिकट कटवा दी। तब से हमारी दोस्ती होगी, वो दोस्ती बिल्कुल पक्की होगी। ये एक सवाल का जवाब, और आप इसे दरकिनार नहीं कर पाओगे। मेरे ही इसी माइक आईडी पे, जी मीडिया पर ही आपने मुझे एक बयान दिया था, लोकसभा चुनाव की थी कोशिश उस समय। आपने कहा था कि विनोद ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, बहुत बार लड़ लिया और ये तो मैं आखिरी बार दाव कर रहा हूं, आगे की आगे देखी जाएगी, ये मेरा आखिरी है। अब मैं आपकी इजाजत से सवाल पूछने वाला हूं, क्या परिस्थिति, क्या मूड चौसाब का बदला है, या फिर जो आपने मुझसे करीब करीब 8 महीने 10 महीने पहले कहा था उसी बात पे आप कायम हैं? 70 साल का हो गया, 4 साल चुनाव के पड़े हैं, फिर भी जब मेरा पेट नहीं भरा तो फिर भरे भी कौन नहीं, फिर नहीं भरेगा। जब कभी ना कभी सामाजिक सेवाएं, आदमियों के बीच में बैठ के भी सारी सर पर सारा बोझ क्यों उठाई हंडो। और बहुत क्षेत्र हैं जहां आप बैठ के काम कर सकते हो। तो मतलब ये आपने लड़ लिया? देखो भाई अपनी तरफ से, देखो पार्टी मेरे सिर माथे है, पार्टी के आदेश 100% मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी आराम करने की सोचता है। 3 बार सांसद बनने के बाद बात 3 की 4 की नहीं, जब मैं टोटल 7 आए। मैं फिर वही पूछूंगा, वो पोर्टफोलियो पूरा नहीं होता ना जब तक उसमें मंत्री ना लिख जाए। वो महाराज जिसका मन करे उसने बढ़वा दो, दिवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी हमारे बीच में रहे और जिस बेबाकी से सवाल पूछे गए और उनका जवाब, उम्मीद करती हूँ कि हमारे सारे जो यहाँ पर मेहमान हैं उन्होंने उन अंदाजों को भापा होगा और सुना होगा। हमारे बीच में कुछ खास मेहमान भी हैं जिनको मैं चाहूंगी कि सांसद जी और हमारे एडिटर सम्मानित करें। मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विनीत यादव जी को, जो कि विजय हॉस्पिटल के संचालक हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। इसके साथ ही अब मैं बुलाना चाहूंगी इंजीनियर मनीष राव जी को, जो कि सीईओ हैं आरपीएस पनियाल के। जोरदार ताल। तो सीईओ हैं आरपीएस के। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अजय गुप्ता जी को, जो कि सीएल फार्म्स रेवाड़ी के ओनर हैं। जोरदार तालियों के साथ अजय गुप्ता जी का स्वागत करिए। कर्णपाल यादव जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, पंचायत समिति के चेयरमैन हैं नानगल चौधरी के। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करिए। और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी राव बहादुर सिंह जी को, जो कि चेयरमैन हैं यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल के। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करिए।